नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो ये जो कल हमने जो थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रीशियन की आंसर की अपलोड की थी, तो उसमें कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन आए कि हमें डाउट है कि कुछ क्वेश्चन जो आपने हमें सही नहीं बताए। तो दोस्तों इसके अंदर तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर जो थोड़ा सा डाउट है। तो आज मैं आपको जो आंसर बताने वाला हूँ ये 100% सटीक होंगे, सही होंगे। तो आप अच्छे तरीके से इसको जाँच कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा एक NSQF लेवल 5 की आंसर की जो अपलोड किया है वो पूरे, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं वो सारे सही है। इसके अलावा आज इसकी शाम तक एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसके अंदर जितने जो 50 क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे उसके अंदर होंगे, क्योंकि कल हमें जो क्वेश्चन मिले थे वो कम मिले थे, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन शायद कम थे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 5 मिनट। पहला क्वेश्चन था कि इंडक्शन मोटर में जो EMF उत्पन्न होता है उसकी आवृत्ति क्या होगी। तो ये जो आवृत्ति जो होती है हमेशा सप्लाई आवृत्ति से कम होगी, तो इसका आंसर बी राइट होगा। अगला है कि इंडक्शन मोटर में स्लिप बढ़ती है तब क्या बढ़ता है। तो जैसे जैसे स्लिप बढ़ेगी वैसे वैसे मोटर की गति कम होगी, और मोटर की गति कम हो रहा है इसका मतलब क्या, मोटर पर भार बढ़ रहा है। तो भार बढ़ने पर आपको पता होना चाहिए कि करंट भी बढ़ती है और मोटर जो टॉर्क लगाता है उसके पर भी उसका मान भी वृद्धि होगी। तो यहाँ बी आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन पेपर है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए थे इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल थिंकिंग बेस्ड पर थे। अगला क्वेश्चन है कि यदि क्रिटिकल उत्तेजना गंभीर हो, यहाँ इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो क्रिटिकल एक्साइटेशन लिखा होगा, तो इस समय जो अल्टरनेटर का पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी पावर फैक्टर होगा। तो यहाँ ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन था कि अल्टरनेटर जो है उसको समांतर क्रम में चलाने के लिए आपको आवश्यक स्थितियाँ कौन सी हैं। तो इसके लिए वोल्टेज भी सेम होना चाहिए और उसकी फ्रिक्वेंसी भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ डी आंसर क्या है, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन था कि अल्टरनेटर को क्या कहा जाता है। अल्टरनेटर को सिंक्रोनस जनरेटर भी कहा जाता है और एसी जनरेटर भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ सिंक्रोनस जनरेटर नहीं है, एसिंक्रोनस जनरेटर है। तो इसका आंसर जो आपका बनेगा यहाँ एसी जनरेटर ही बनेगा। अगला क्वेश्चन जो है वो देखो, इसके अंदर दिया है कि अल्टरनेटर जो है उसकी रेटेड किया जाता है, तो किलोवाट में नहीं किया जाता, KVR में नहीं किया जाता, HP में मोटर को किया जाता है, जबकि ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर जो होता है उनको KVA में रेटेड किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि 3 फेज वाला जो अल्टरनेटर होता है उसको सामान्यतः किस तरीके से कनेक्टेड किया जाता है। तो 3 फेज वाला जो अल्टरनेटर होता है उसको हमेशा स्टार में कनेक्ट किया जाता है, ताकि उससे आप सिंगल फेज के साथ साथ 3 फेज सप्लाई भी ले सकें। तो इसका ए आंसर जो होगा करेक्ट होगा। आज मैं जितने भी आपको आंसर देने वाला हूँ पूरे एकदम एक्यूरेट होंगे, आप किसी तरीके का फालतू कमेंट ना करें। अल्टरनेटर में घर्षण पिच, ये घर्षण पिच नहीं है, इंग्लिश में देखें तो फ्रैक्शनल पिच होती है, भिन्नात्मक पिच अगर आपने वाइंडिंग में पढ़ा होगा तो ये जो काम करता है ये हार्मोनिक्स जो होता है उसको कम करने का कार्य करेगी। तो बी आंसर आपका करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन जो कल बताया था ये गलत बता दिया था, ये मैंने भार को बता दिया था, जबकि इसका जो राइट आंसर होगा एक्टिव पावर को किस तरीके से बदला जा सकता है। तो प्राइम मूवर जो होता है उसकी गति को बदलकर इसकी क्या एक्टिव पावर को बदला जा सकता है। तो यहाँ बी आंसर जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक शॉर्ट सर्किट की स्थिति में अल्टरनेटर का पावर फैक्टर क्या होगा। तो ये जो मैंने आपको बताया था ये भी सही बताया था कि इस समय जो अल्टरनेटर का पावर फैक्टर होगा वो 0 लैगिंग होगा। तो बी आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अनुत्तेजित सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर किसे कहा जाता है। अनुत्तेजित का मतलब जिसमें आप किसी भी तरीके से उसको एक्साइटेशन नहीं देते आप रोटर को। तो ये जो आपका जो आंसर होगा वो रिलक्टेंस मोटर होगी। तो यहाँ इसके अलावा रिलक्टेंस मोटर नहीं दिया जाता तो हिस्टेरिसिस मोटर भी आ सकती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिंगल जो सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो प्रचालन किस प्रकार करती है। तो ये लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी तीनों पावर फैक्टर पर कार्य करती है। तो यहाँ डी आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो ये 2 काम करती है, एक तो हंटिंग दोष करेगी, दूर करेगी, दूसरा इसको स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करती है, मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने का कार्य करती है। तो डी आंसर यहाँ करेक्ट होगा। अगला है कि सिंक्रोनस मोटर में आर्मेचर करंट की मात्रा अधिक कब होगी। तो आर्मेचर की मात्रा 2 कंडीशन में अधिक होगी, जब सिंक्रोनस मोटर निम्न एक्साइटेशन पर है या अति एक्साइटेशन पर है। तो यहाँ सी आंसर जो होगा करेक्ट होगा। क्वेश्चन पेपर काफ़ी टफ क्वेश्चन था, ये पेपर था। अगला है कि स्टेटर में जो बैक ईएमएफ होता है सिंक्रोनस मोटर के वो किस बात पर निर्भर करते हैं। तो ये आपको बताया था कि रोटरी जो होता है उसके एक्साइटेशन पर डिपेंड करेगा। तो बी आंसर इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर जो होता है उसमें टॉर्क एंगल जो होता है वो किनके बीच में होता है। तो एक तो एन और एस पोल घूमते हैं, दूसरा रोटर का जो पोल होता है। तो यानी कि स्टेटर का जो रोटेटिंग फ्लक्स होता है और रोटर के पोल होते हैं इनके बीच का जो होता है, और ये हमेशा असमान पोलों के बीच में होगा। तो यहाँ आपका ए आंसर करेक्ट होगा।
ये क्वेश्चन गलत बता दिया था कल, तो ये 17 नंबर क्वेश्चन आप सही कर लें कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर का जो फ्लक्स होता है वो किस बात पर निर्भर करता है। तो ये आवृत्ति, वोल्टेज और भार तीनों बातों पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ सी आंसर जो होगा आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन था कि ल्यूमिनस स्रोत की रेडिएंट क्षमता किस बात पर निर्भर करती है। तो ये जो होगा, ये जो टेम्परेचर जो होता है उसी बात पर निर्भर करेगी। तो बी आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन था कि कार्बन आर्क लैम्प जो होता है इसका इस्तेमाल यहाँ किया जाता है। तो सिनेमा प्रोजेक्टर हो गया या सर्च लाइट्स होगी, इन सभी के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसका प्रकाश एक सीधी लाइन के अंदर चलता है। तो सी आंसर आपका यहाँ करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि कैंडेला जो होती है वो किसकी यूनिट होती है। तो कैंडेला जो देखो, ल्यूमिनस फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो तो होती है ल्यूमन। वेवलेंथ की होती है एंगस्ट्रॉम, रंग दे दे जिसको कहा जाता है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता की जो यूनिट होगी वो बी होगी यहाँ, यानी कि जिसको ज्योति तीव्रता कहा जाता है कैंडेला की यूनिट जो होगी। तो बी आंसर आपका यहाँ करेक्ट होगा। अगला, ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या है। तो जैसा कैंडेला तो अभी आपको बता ही दिया, लक्स प्रदीप्ति की यूनिट होगी। स्टेडियन जो होता है वो ठोस कोण की होगी, और बची यूनिट कौन सी बचगी, ल्यूमन। तो ल्यूमन जो होगी वो ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट होगी। तो सी आंसर आपका यहाँ करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है उसकी ल्यूमिनस दक्षता कितनी होती है। तो इसकी जो ल्यूमन दक्षता जो होती है वो 60 से 65 ल्यूमन प्रति वाट होगी। तो बी डी आंसर आपका यहाँ करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि ल्यूमन प्रति स्क्वायर मीटर किसके समान होता है। तो ल्यूमन प्रति स्क्वायर मीटर स्क्वायर जो होगा ये किसके समान होगा, ठीक है। तो ये जो बराबर होता है ये लक्स के बराबर होगा। तो ए आंसर आपका यहाँ करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन था कि समान अवशिष्ट के लिए निम्न में से कौन सा सबसे सस्ता लैंप होगा। तो जनरल लाइटिंग सिस्टम जो होता है, लैंप जो होता है जो आप घरों में नॉर्मली इस्तेमाल करते हो, तो ये सबसे सस्ता होगा। तो डी आंसर आपका यहाँ करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि ल्यूमन प्रति वाट जो होता है वो किसकी इकाई होगी। तो ल्यूमन प्रति वाट जो होता है ये ध्यान रखना ल्यूमिनस दक्षता की इकाई होगी। जैसे आप ल्यूमिन दक्षता निकालते हो लैंपों की। तो डी आंसर आपका यहाँ करेक्ट होगा। एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया था कि निम्न में से कौन सी गैस होता है फिलामेंट लैंपों में इस्तेमाल की जाती है। क्योंकि आपकी निम्मी की बुक में नाइट्रोजन और आर्गन दोनों गैस का इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर दिया गया है। तो लेकिन आपका जो आंसर माना जाएगा वो ए माना जाएगा। तो यहाँ ए आंसर आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि टंगस्टन फिलामेंट लैंप जो होता है उसका आउटपुट जो होता है किस बात पर निर्भर करते हैं। तो आउटपुट जो होता है इसके जो फिलामेंट जो होता है उसके टेम्परेचर पर जो होगा उस पर निर्भर करेगा। तो सी आंसर आपका यहाँ करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि टंगस्टन जो होता है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता है, यानी कि गलनांक आपसे पूछा गया। तो इसका गलनांक जो होता है डिग्री सेल्सियस के अंदर 32-3300 के समथिंग होता है, और केल्विन के अंदर आप निकालना चाहते हो तो 273 प्लस कर दें। तो यहाँ डी आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन था कि हम फ्यूज़ को किस तरीके से जोड़ते हैं। तो फ्यूज़ को हमेशा किस तरीके से जोड़ना चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से। तो फेज की लाइन में जोड़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि आर्मेचर जो प्रतिक्रिया जो होती है उसका इफेक्ट क्या होता है। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण ईएमएफ में कमी होगी, लोहा में वृद्धि होगी। तो डी आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन था कि PMEN का पूरा जो नाम जो होता है उसका क्या था, पूरा रूप क्या था। तो ये प्रोटेक्टिव मल्टीपल अर्थ न्यूट्रल सिस्टम, यानी कि इसमें जो बी आपको बताया था वही आंसर होगा। तो बी आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन था RCCB का पूरा नाम। तो इसका जो पूरा नाम होता है रेड्यूशियल करंट सर्किट ब्रेकर होगा। तो आपका ए आंसर यहाँ करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि IEM नियमों के अनुसार आवृत्ति में जो बदलाव होता है कितना किया जा सकता है। तो यहाँ पे 3% बदलाव किया जा सकता है। तो ए आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 HP जो होता है वो किसके बराबर होगा। तो 1 HP हमेशा आपको पता होना चाहिए 746 वाट होगा, लेकिन इनमें मीट्रिक नहीं दिया तो आप 746 ही करके रहेंगे। तो ए आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन था इसके अंदर आपको दिया गया था कि एक मोटर है उसकी गति को किस तरीके से मापा जा सकता है। तो गति को आप टेकोमीटर से मापा जा सकता है। तो डी आंसर आपका यहाँ करेक्ट होगा। अगला था कि दीप्ति सोर्सन लैंप यानी इंडिकेसेंट लैंप आपसे पूछा गया था, जिसमें कार्बन आर्क लैंप आता है और जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप आता है, सॉरी कार्बन फिलामेंट लैंप और टंगस्टन फिलामेंट लैंप आते हैं इसके अंदर। तो इनके अंदर जो तार जो होता है वो आप टंगस्टन का इस्तेमाल करते हो। तो बी आंसर आपका यहाँ करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कैपेसिटर मोटर है जो इंडक्शन मोटर चलता है, इसे मूल रूप से क्या कहते हैं। तो इसके अंदर एक फेज होता है उसको 2 फेजों में तोड़ा जाता है कैपेसिटर की सहायता, तो इसलिए इसको 2 फेज इंडक्शन मोटर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो था ये क्वेश्चन आपको गलत बता दिया था। इसके अंदर जो आपका सही आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो होता है उसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, ये कम होगा। तो यहाँ ए जो बी आंसर होगा वो करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन था कि एक कैपेसिटर स्टार्ट की इंडक्शन मोटर जो उसको स्टार्ट किया जाता है तो उसके अंदर आप कैपेसिटर के स्थान पर आप इंडक्शन समान इंडक्टेंस और रिएक्टेंस वाले इंडक्टर को बदल दे तो क्या होगा। तो इस समय जो होती है फेज डिफरेंस नहीं बनता तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी। अगला सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर कौन सा होगा। तो स्टार्टिंग अगर आपसे पूछा जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट होगा, और अगर आपसे रनिंग पूछा जाता तो पेपर होगा। तो यहाँ ए आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मोटर है जो स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करती है हाईएस्ट। तो ये यूनिवर्सल मोटर होगी। तो यहाँ ए आंसर आपका करेक्ट होगा। 50 होना है। अगला क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल मोटर जो है वो कौन सी होती है, या यूनिवर्सल मोटर कैसे कहा जाता है। तो यूनिवर्सल मोटर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा कि एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करती है एक ऐसी मोटर है। तो यहाँ इसका जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो सी आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक सिंगल फेज मोटर जो होती है उसका व्यावसायिक तौर पर कितने एचपी तक किया जाता है। तो 1 एचपी तक किया जाता है, या 2 या 5 या 10। तो इसका जो राइट आंसर था वो था 2 एचपी। अगला क्वेश्चन था कि यूनिवर्सल मोटर को बिना भार के प्रचालित किया जाता है तो उसकी गति को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। तो देखो इसका क्वेश्चन जो आपको सही माना जा सकता है, ये क्वेश्चन मैंने आपको आर्मेचर भार बताया था, लेकिन एक जगह मैंने देखा जिसका आंसर इसने यहाँ ये विंडेज और घर्षण आनियाँ दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर आप सी कर लें, तो सी आंसर आपका यहाँ राइट होगा। अगला क्वेश्चन था कि छत पर जो पंखा लगा होता है उसमें किस प्रकार की मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सभी को पता होना चाहिए कि स्थायी संधारित्र यानी कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो डी आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि रिलैक्टेंस मोटर कौन सी होती है। तो जैसे इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन गलत बता दिया था कल। जैसे सिंक्रोनस मोटर होती है उसके अंदर आप लोग काम किया करते हो उसको डबल एक्साइटेड कहा जाता है, क्योंकि उसको आर्मेचर को ऐसी सप्लाई देते हो जबकि रोटर को कौन सी सप्लाई देते हो, डीसी। अब अनुतेजित, एक जो पीछे क्वेश्चन था उसमें अनुतेजित था। अनुतेजित का मतलब आप रोटर को किसी प्रकार से एक्साइटेशन नहीं देते, इसके अंदर आप लोग ऐसी सप्लाई जरूर दोगे, इसीलिए इसको सिंगल एक्साइटेड मोटर भी कहा जाता है। तो ये आंसर आप क्वेश्चन जो आप सही कर लेंगे, इसके अंदर बी आंसर आपका राइट होगा। अगला है निम्न में से कौन सी मोटर जो है वो अपरिवर्तित मोटर है, और इसी क्वेश्चन को आप सही कर लें कि इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, प्रतिरोध स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होगी। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी मोटर है जो हाईएस्ट पावर फैक्टर पर कार्य करेगी। तो इसका जो सी आंसर मैंने आपको बताया था ये बिल्कुल सही होगा, तो सी आंसर आपका राइट होगा। अगला है कि सडन पोल मोटर जो होती है उसकी किस श्रेणी में आती है, उसकी दक्षता आपसे पूछी गई है। तो ये 5 से 35% तक होती है। और अगला क्वेश्चन था कि स्लिपर इंडक्शन मोटर जो होता है उसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा। तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क हमेशा आई होगा, तो ये सी आंसर इसका राइट होगा। तो ये इतने जितने भी आपको क्वेश्चन बताएं आप सभी इसको अच्छी तरीके से जांच कर लें, और ये जितने भी आपको बताए एकदम पूरे 100% स्टिक क्वेश्चन आंसर है इसके। तो देखते रहिए बीचम। धन्यवाद।